क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत कैसे हुई थी? अभी कुछ दिनों में बिहार के लोग वहां की राजनीति तय करने वाले हैं, अपना भविष्य तय करने वाले हैं इसी वोटर आईडी कार्ड की ताकत से। आपकी इस ताकत को बनाने और बचाने के पीछे किसका हाथ है? आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, शॉर्ट में टीएन शेषन, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कहा करते थे, मैं नेताओं को नाश्ते में खाता हूं। उनके बारे में एक और बात फेमस थी कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर शेषन से। टीएन शेषन वो शख्सियत हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की असल हैसियत, असल ताकत को दिखाया और बताया कि वो भारत सरकार के इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं। चुनाव आयुक्त का पड़ाव उनके जीवन के सबसे जबरदस्त अचीवमेंट में से एक है। इससे पहले की उनकी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। शेषन, जिन्होंने इंदिरा गांधी तक को अपने कार्यशैली से प्रभावित किया था, वो कोई मामूली सरकारी अधिकारी नहीं थे, बल्कि असल में सरकारी अधिकारी क्या होता है उसकी मिसाल थे। 1954 में यूपीएससी क्लियर करके शेषन तमिलनाडु काडर में जुड़ गए। 1962 में उन्हें पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति से जुड़ा है पहला किस्सा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहली बार शेषन को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर शेषन काफी स्ट्रिक्ट थे। धुन ऐसी कि डिपार्टमेंट का डायरेक्टर खुद सड़कों पर बस ड्राइवर्स को हड़काते देखा जा सकता था। खुद वर्कशॉप में रहकर सारा काम देखते थे। एक रोज की बात है जब बस ड्राइवर ने शेषन से कहा कि एसी कमरे में बैठकर आप हमारी समस्या कैसे समझेंगे? ना आप बस के इंजन को समझते हैं, ना ही बस चलाना जानते हैं। कभी बस चलाएंगे तब तो जानेंगे। शेषन ने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। उस दिन के बाद वो ऑफिस के बाद घर नहीं, बल्कि बस वर्कशॉप जाते थे। उन्होंने बस का इंजन खोलना सीखा, उसे जोड़ना सीखा और फिर ड्राइविंग भी सीखी। एक रोज उन्होंने बीच रास्ते पर देखा, एक सरकारी बस का ड्राइवर बड़े ही खतरनाक तरीके से बस चला रहा है। उन्होंने तुरंत बस के आगे अपनी कार लाई, रोका, ड्राइवर को उतारा और खुद 80 किलोमीटर बस चलाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। यहां से शुरू होकर शेषन की गाड़ी पहुंची हार्वर्ड। वहां उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। यहीं पर उनकी दोस्ती सुब्रमण्यम स्वामी से हुई। जी हाँ, बीजेपी के वही नेता जो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। ये दोस्ती आगे जाकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने वाली थी, लेकिन वो अभी दूर की बात है। 1969 में भारत लौटने के बाद शेषन को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था और 1972 में वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जॉइंट सेक्रेटरी बने। इस कार्यकाल से जुड़ा है एक किस्सा। इंदिरा गांधी के मीडिया एडवाइजर रहे एच.वाई. शारदा प्रसाद के बेटे आर.वी. शारदा प्रसाद बताते हैं, प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं, जब भी उनके घर में शेषन का फोन आता था, एक आवाज गूंजती थी, हेलो, मैं स्पेस से शेषन बोल रहा हूँ। दरअसल उसी दौर में एक और शेषन, एन.के. शेषन, इंदिरा गांधी के सचिव हुआ करते थे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए शेषन कहते थे, मैं स्पेस से शेषन बोल रहा हूँ। 1985 में राजीव गांधी सरकार में उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में सचिव का पद मिला। उनके कार्यकाल में पर्यावरण और वनों को लेकर कई सख्त कानून लागू किए गए। उनके काम को देखकर राजीव गांधी ने उन्हें रक्षा सचिव बना दिया। एक रोज शेषन किसी मीटिंग के दौरान राजीव गांधी के साथ थे। राजीव ने सामने रखी प्लेट से एक बिस्किट उठाया और बिस्किट वो खाने ही वाले थे कि अचानक एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उस हाथ ने प्राइम मिनिस्टर के हाथ से बिस्किट ले लिया। यह हाथ था टीएन शेषन का। शेषन ने कहा कि सॉरी सर, लेकिन ये बिस्किट अभी तक फूड टेस्टर्स ने जांचा नहीं है, आप नहीं खा सकते। मार्च 1989 में शेषन अपने करियर की पीक पर पहुंचे जब उन्हें हिंदुस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट इंडिया में इसी पद पर बैठता है, यानी शेषन अर्श पर थे। लेकिन 8 महीने बाद सरकार बदल गई। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और शेषन को पद से हटाने का फैसला हुआ। शेषन को किनारे लगाया गया। लगा कि शेषन का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, लेकिन शेषन एक बार फिर मुख्य भूमिका में लौटे और ये नई भूमिका जल्द ही दिल्ली के सियासी मौसम को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल 1990, दिल्ली का मौसम तब तक बहुत बदल गया था। वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी। चंद्रशेखर देश के नए प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन टीएन शेषन का क्या हुआ? वो योजना आयोग में अपना वनवास काट रहे थे। उन्हें प्लानिंग कमीशन में बैठा दिया गया, एक ऐसा दफ्तर जिसे नौकरशाही में उस जमाने में सजा वाली पोस्टिंग माना जाता था। पनिशमेंट पोस्टिंग, या इसको कहते हैं लूप लाइन, पर डाल दिया। शेषन को लग रहा था कि उनका शानदार करियर अब एक शांत अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था।
एक दिन उनके घर पर सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं। स्वामी और शेषन का रिश्ता बहुत पुराना था, लेकिन उस रात वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत बनकर आए थे। आगे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का संदेश दिया कि क्या आप भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे। शेषन बहुत एक्साइटेड नहीं थे। शेषन ने सोचने के लिए वक्त मांगा, क्योंकि उनके अजीज दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ये ऑफर लेकर आए थे। सलाह मशवरे का दौर शुरू हुआ। उन्होंने राजीव गांधी से इस बारे में पूछा। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें काम करना चाहिए, लेकिन वो दाढ़ी वाला चंद्रशेखर तुम्हें नियुक्ति करने के अपने फैसले पर पछताएगा बहुत। शेषन का मन उलझन में आ गया। उन्होंने आखिरी दरवाजा खटखटाया, कांची के शंकराचार्य का। एक दोस्त के जरिए संदेश भेजा गया और वहां से फिर जवाब आया कि ये एक बहुत सम्मानजनक पद है, आपको इसे ले लेना चाहिए। फिर उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी हाँ कह दी। 10 दिसंबर 1990 को आदेश एक जारी होता है, जिसमें लिखा होता है टीएन शेषन हिंदुस्तान के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। नेताओं ने सोचा कि एक और यस मैन हमको मिल गया है। अंदाजा नहीं था इन लोगों को कि उन्होंने गलती से बारूद के ढेर पर चिंगारी रख दी है। टीएन शेषन ने भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया, लेकिन जिस संस्था के वो मुखिया बने थे उसकी हालत बेहद ही खराब थी। शेषन ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि चुनाव आयोग की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक पूर्ववर्ती को एक किताब खरीदने के लिए सरकार से 30 रुपए के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती थी। चुनाव आयोग सरकार की एक छोटी मोटी ब्रांच बनकर रह गया था। शेषन इसे बदलना चाहते थे, बदलने वाले भी थे और शुरुआत पहले दिन से ही कर दी। जब शेषन पहली बार निर्वाचन सदन में अपने दफ्तर में घुसे तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी है, कैलेंडर नजर आए। खुद शेषन बहुत धार्मिक इंसान थे, हर रोज पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और पहला आदेश यही दिया कि ये सारी तस्वीरें और कैलेंडर यहाँ से हटेंगे। सेक्रेटरी हैरान हो गए, बोले क्या कर रहे हैं साहब। शेषन ने समझाया कि चुनाव आयोग का कोई धर्म नहीं होता, एकमात्र धर्म है भारत का संविधान। दूसरा संदेश कुछ ही दिनों बाद आया। शेषन की नजर चुनाव आयोग के ऑफिशियल लेटर हेड्स पर पड़ी, जिन पर उस जमाने में लिखा होता था इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शेषन ने तुरंत हुक्म दिया कि इन लिफाफों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटाओ। बाद में एक इंटरव्यू में शेषन ने कहा कि मैं भारत सरकार का नहीं, भारत का इलेक्शन कमिश्नर हूं। शेषन के इन कदमों के बाद दिल्ली में एक ही चर्चा थी कि ये नया ईसीआई चाहता क्या है। पत्रकारों ने उनके सख्त रवैये पर सवाल उठाए। एक पत्रकार ने पूछा कि आप हर समय चाबुक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। शेषन ने जवाब दिया कि मैं वही कर रहा हूं जो कानून मुझे करने को कहता है। अगर आप कानून नहीं पसंद करते तो आप उसको बदल दीजिए। जल्दी शेषन की छवि एक बेखौफ, अड़ियल और किसी के ना सुनने वाले अफसर की बन गई थी। इन्हीं दिनों उनका एक जुमला भी काफी मशहूर हुआ, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नेताओं को तो नाश्ते में खा लेता हूँ। ये बातें उनके काम से भी पता चलती थी। इलेक्शन कमिश्नर बनने के कुछ ही समय में शेषन ने अपनी जमीन तैयार कर ली। सबको बता दिया कि खेल के नियम अब बदल गए हैं। अब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे थे जो भारत में चुनावों का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शेषन ने अपनी ताकत और इरादे तो साफ कर दिए, लेकिन अब वक्त था असली लड़ाई का, और ये लड़ाई थी चुनाव में पैसे, बाहुबल और फर्जीवाड़े के खिलाफ। उनका पहला हथियार था वोटर आईडी कार्ड। उस दौर में फर्जी वोटिंग आम बात थी। एक ही आदमी 10 जगह वोट डालकर आता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी। शेषन ने इसका एक ही राज निकाला कि जो वोटर आईडी कार्ड होगा उस पर फोटो भी लगेगी। ऐलान होते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हर पार्टी के नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। तर्क दिया कि भारत जैसे गरीब देश में बहुत खर्चीला काम है ये, आपको करोड़ों पिक्चर्स खींचनी है, हो ही नहीं सकता। लेकिन शेषन डटे रहे। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 31 दिसंबर 1994 तक वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बनते हैं तो 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई चुनाव ही नहीं होने दूंगा, यानी कि वो कोई चुनाव ही नहीं होने देंगे। एक अफसर देश की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने की धमकी दे रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोर्चा था। शेषन को पता था कि असली दिक्कत कहीं और है। सरकारें चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रही थी, देना चाहती नहीं थी। निष्पक्ष चुनाव के लिए ना तो पूरी सुरक्षा मिल पाती थी और ना ही स्वतंत्र स्टाफ होता था। 2 अगस्त 1993 आता है। शेषन ने देश में होने वाली सभी चुनावों और उपचुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कहा कि जब तक सरकार चुनाव आयोग को उसकी संवैधानिक ताकत और इंडिपेंडेंस स्टाफ नहीं देगी, तब तक एक वोट नहीं पड़ेगा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और चुनाव आयोग के पास वो ताकतें आईं जो शेषन के बाद के दिनों में उसकी पहचान बन गई, मौजूदा वक्त में भी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए शेषन अपने कठोर फैसलों के लिए इसी तरह जाने गए। शेषन के अड़ियल और कठोर रवैये के चलते सरकार की वो आंखों में चुभने लगे थे और बहुत ही ज्यादा चुभते थे। अक्टूबर 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। चुनाव आयोग को 1 मेंबर से 3 मेंबर का बना दिया गया। MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति को नए चुनाव आयोग के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि चुनाव आयोग पर वर्कलोड बहुत है, इसलिए 1 नहीं 3 होंगे तो सही रहेगा। तो इस तरह TN शेषन का वर्कलोड कम करने के नाम पर 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। सरकार ने शेषन के पर कतर दिए थे, लेकिन तब तक शेषन अपना काम कर चुके थे। उन्होंने एक सोई हुई संस्था को जगाकर देश की सबसे ताकतवर संस्था बना दिया था। TN शेषन 1990 से 1996 तक पूरे 6 साल तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। आजाद भारत के इतिहास में वो पहले CEC थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1996 में उन्हें प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रिटायरमेंट के बाद खुद भी वो चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन में काफी सुधार किए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। बिहार में तो उनके किस्से अलग ही हैं। 10 नवंबर 2019 को चेन्नई में अपने घर पर TN शेषन का निधन हुआ और तब वो 86 साल के थे। TN शेषन ने चुनाव आयोग को जो ताकत दी है उसके आगे बड़े से बड़ा नेता पस्त पड़ सकता है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तब। मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग के क्या हाल है हम सब देख ही रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कहानी में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।